नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतुआल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कल पहले चरण के लिए मतदान उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में कल होगा मतदान। आपको बता दें कि सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर में कल मतदान होना है। इसके अलावा बिजनौर, नगीना और मुरादाबाद में भी कल मतदान होगा। रामपुर और पीलीभीत में भी कल ही वोटिंग की जाएगी। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल की तैनाती की गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही जाए। उत्तर प्रदेश की भी कल 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है और कल सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। और ऐसे में मतदान को लेकर के जहां सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो वहीं पोलिंग पार्टियों को भी पोलिंग बूथ के लिए रवाना किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर कल मतदान होना है। पहले चरण में उत्तर प्रदेश की वो 8 सीटें जहां पर मतदान होगा। प्रथम चरण का चुनाव मतदान कल होना है 19 अप्रैल 2024 को। आज जनपद सहारनपुर से 01 सहारनपुर संसदीय क्षेत्र और आंशिक कैराना, नकुड़ और गंगो की पार्टियां यहां से रवाना हो रही हैं। हमारे अधिकारियों ने, बीएलओ ने बहुत परिश्रम करते हुए वोटर लिस्ट को तैयार किया है और कल वह समय है जब सभी मतदाता अपने मत का नैतिक प्रयोग करेंगे। 2708 पार्टियां हैं हमारी और 22 जोन हैं, 216 सेक्टर हैं। सभी बूथों पर एएमएफ की फैसिलिटीज दी गई है। सारी व्यवस्थाएं हमारी कंप्लीट है। लगभग 10,000 के आसपास हमारे मतदान के कार्मिक हैं। सुबह 7 बजे से आना शुरू हो गए थे और अब लगभग हमारी 60% से ज्यादा पोलिंग पार्टियां आ चुकी है और 400 से अधिक पोलिंग पार्टियों ने अपना सामान वगैरह रिसीव कर लिया है। हम 2 बजे से पहले सबको डिस्पैच कर देंगे यहाँ से और अपने अपने मतदान केंद्रों पर, मतदान स्थलों पर सारी की सारी पोलिंग पार्टी जो है वहाँ पहुंचे। क्योंकि हमारा जनपद में शांतिपूर्ण चुनाव हो, इसके लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई है। जो हमारा उत्तराखंड बॉर्डर से है, वहाँ पर 11 चेक पोस्ट बैरियर्स लगे हुए हैं। अन्य जो प्रदेश के जनपदों से हमारी सीमाएं लगी हुई हैं, 15 चेक पोस्ट ने वहाँ पर लगा रखे हैं। वो बिल्कुल 24 घंटे चल रहे हैं। दूसरे स्तर पर जो हमारे थाने हैं, वहाँ कानून व्यवस्था के लिए हमने पीआरटी और कस्टम वाइज बना रखे हैं। केंद्र स्तर पर जो इलेक्शन कमीशन का मानक है, उसके हिसाब से जितने बूथ्स हैं और जो क्रिटिकल है, बड़े बूथ्स हैं, उनमें सामान्य अपना पुलिस बल के साथ साथ होमगार्ड्स और महिला कांस्टेबल्स और सीएपीएफ लगा रखा है, जैसा कि मानक किया गया। जैसा कि आपने मेंशन किया, कल प्रथम चरण के चुनाव में देश भर में कई जगह इलेक्शन हो रहा है। उसी में हमारा जनपद शामली भी चिन्हित है। इसमें हमारे जनपद में टोटल 968 पोलिंग बूथ हैं, 457 पोलिंग स्टेशन लोकेशंस पे। सभी के लिए हमने मतदान कार्मिकों की नियुक्ति और ट्रेनिंग पहले ही कर दी थी। आज उनकी रवानगी हो रही है। उनकी रवानगी के लिए पर्याप्त हमने व्हीकल की व्यवस्था कर रखी है, सिक्योरिटी फोर्सेज की व्यवस्था कर रखी है। सब एक साथ यहाँ से जाएंगे। हम उनकी सबकी लोकेशन भी मॉनिटरिंग करते रहेंगे, ये देखते रहेंगे कि किसी को कोई समस्या नहीं आ रही है। सभी टीम्स हैं वो समय से अपने बूथ पर पहुंच जाएं। बूथ पर सारी व्यवस्थाएं हमने वोटर्स के लिए कर रखी हैं। एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज जैसे कि पीने के पानी का, टॉयलेट व्यवस्था, छाया की व्यवस्था, जिससे कि किसी को कोई समस्या न आए। देखिए, पर्याप्त जो है यहाँ पर पुलिस फोर्स डिप्लॉय किया गया है। बाहर के डिस्ट्रिक्ट से जो है फोर्सेज आ रही है। अराउंड 6 to 7 डिस्ट्रिक्ट से हमें फोर्स मिली है और उन्हीं के व्यवस्थापन के लिए यहाँ पर जो है जनपद में पर्याप्त फोर्स लगाया गया है, जिससे कि वो बसों में बैठकर अपनी पोलिंग पार्टियों के साथ अभी रवाना हो सके और उसे हम मॉनिटर कर रहे हैं। इसके अलावा ईवीएम्स की गार्डिंग के लिए यहाँ पर जो है पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लॉय की गई है और कल के इलेक्शंस की जो है प्रॉपर उसमें डिप्लॉयमेंट करके हमने प्रॉपर तैयारी कर रखी है। जनपद मुजफ्फरनगर में कल 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होने जा रहा है। तो इसी की तैयारी को लेकर लगातार डीएम, एसएसपी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था बना रहे हैं। आज सुबह 7 बजे से पोलिंग पार्टियां मुजफ्फरनगर के मतदान स्थलों पर अपने गंतव्य की ओर रवाना कर दी गई है। भारी पुलिस फोर्स की सुरक्षा व्यवस्था में मुजफ्फरनगर के कुगड़म नवीन मंडी स्थल से गंतव्य की ओर मतदान पार्टियां रवाना कर दी गई है। मुजफ्फरनगर में 25,000 सुरक्षा कर्मी मतदान की सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। लगातार डीएम अरविंद वड़प्पा बंगारी, एसएसपी अभिषेक कुमार सिंह व्यवस्था देख रहे हैं और पोलिंग पार्टियां मतदान स्थलों की ओर रवाना हो गई है। पवन अग्रवाल, जनता टीवी, मुजफ्फरनगर।
आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। जो पीलीभीत प्रथम चरण में यहाँ पर चुनाव होना है। हम खड़े हैं पीलीभीत के महिला विद्यालय में, जहाँ पर मॉडल बूथ जो है बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तैयारियाँ जो है चल रही हैं। कुल मिला के तैयारियाँ पूरी भी हो चुकी हैं। यहाँ पर जो है ये पीलीभीत का राम लोवाही साहनी राजकीय महिला स्वतंत्र विद्यालय है। यहाँ पर जो है हर साल मॉडल बूथ बनाए जाते हैं, जो आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। और हम बात करें यहाँ पर जो BBIP जैसे कि विधायक हो गए, यहाँ पर DM ISP हो गए, वो लोग भी यहाँ पर वोट करने आते हैं। और लगातार यहाँ पर जो है हर साल ही मॉडल बूथ बनता है। और बात करें हम इसमें तैयारियों की, तो इस वक्त तस्वीरों में आप साफ तौर से देखते हैं कि पीलीभीत मंडी परिसर में पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। यहाँ पर अधिकारी और यहाँ पर जो है जिलाधिकारी, पुलिस बल सब जो है यहाँ पर लगातार मुस्तैद है और जो है पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। बात करें यहाँ पर IG और कमिश्नर, वो भी लोग यहाँ पर मुस्तैद हैं और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। धर्मेंद्र सिंह चौहान, जनता TV, पीलीभीत। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी महेश भार्गव और नईम खान हमारे साथ चुके। महेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कल 8 सीटों पर मतदान होना है, किस तरह की व्यवस्थाएं बूथों पर की गई है, सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम है? जिले में सभी पोलिंग बूथ के लिए पोलिंग पार्टियां सुबह 7 बजे से रवाना कर दी गई हैं। सहारनपुर जिले में 2208 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिन पे लगभग 18 लाख मतदाता कल सुबह 7 बजे से 5 बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पूरे जिले में चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था की गई है और पूरे जिले के अंदर 746 ऐसे बूथ चिन्हित किए गए हैं जिन्हें संवेदनशील और अति संवेदनशील घोषित किया गया है। वहां के लिए विशेष रूप से अलग से सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। जागृति। बिल्कुल नहीं, आपसे भी जानना चाहेंगे, कल उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान होना है और खास तौर पर बात की जाए संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की, तो वहां पर किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं? जो बुजुर्ग और दिव्यांग हैं उनके लिए मतदान के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? देखिए, जितने भी यहाँ पोलिंग बूथ है सब पे ही व्यवस्था कर ली रही है। प्रशासन ने अपनी तरफ से सारी व्यवस्था कर ली है। और आपको मैं बता दूं कि कल सुबह 7 बजे से जो है वो शाम 5 बजे तक पोलिंग वोट डाले जी व्यवस्था कर ली गई। बिल्कुल महेश, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि मौसम में भी अब बदलाव देखने को मिल रहा है और ऐसे में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होना है। जो मतदाता हैं उनके लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं बूथों पर की गई हैं, मतदान केंद्रों पर की गई हैं, ताकि जो आम लोग हैं वो भी मतदान करने के लिए सहूलियत के साथ जो है बूथों पर पहुंच सके? सभी बूथों पर पीने के पानी की व्यवस्था, शीतल जल की व्यवस्था की गई है और जिलाधिकारी सहारनपुर ने अपने विशेष प्रयासों से जो ड्राइवर और क्लीनर वोटिंग मशीन को लेकर पोलिंग बूथ तक जाते हैं और पोलिंग बूथ तक लेके आते हैं। मौसम में लू के प्रभाव को देखते हुए उन्हें बचाने के लिए गुड़ और पानी की व्यवस्था उनके लिए कराई है। जिलाधिकारी का मानना है कि गुड़ एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो लू से बचाव करता है। जागृति। बिल्कुल नईम, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर खास तौर पर नजर रहती है और ऐसे में किसी भी तरह के कोई अराजक तत्व माहौल खराब ना करे, इसको लेकर किस तरह की तैनाती वहां पर की गई है पुलिस फोर्सेस की? देखिए, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जितने भी बूथ है वहां बिल्कुल महेश, आप ही के पास लौटना चाहेंगे। जिस तरीके से बात की जाए अगर अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथों की, तो यहाँ पर गुंजाइश ज्यादा रहती है राजक तत्वों द्वारा माहौल खराब करने की। ऐसे में किस तरह की व्यवस्था वहां पर की गई है? पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई होगी, किस तरह का माहौल फिलहाल वहां पर देखने को मिल रहा है? पूरे जिले को मतदान की व्यवस्था ठीक रखने के लिए, सुचारू रखने के लिए और पूरे जिले में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए 22 जोन और 26 सेक्टरों के अंदर पूरे जिले को बांटकर सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था की गई है। एक बूथ से दूसरे बूथ तक जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है उन्हें किसी भी हालत में पहुंचने के लिए 5 मिनट का वक्त लगेगा, ऐसी व्यवस्था की गई है।
जिससे कहीं भी अगर कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न होती है तो तत्काल उसको नियंत्रित किया जा सके। जागृति। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कल पहले चरण का मतदान होना है। देश भर के 102 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे और ऐसे में उत्तर प्रदेश की भी 8 सीटें जिन पर कल मतदान होना है। और रुख करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कांग्रेस के प्रदेश सह समन्वयक ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। विकास अग्रहरि को स्मृति ईरानी ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया है। कार्यक्रम में अमेठी के विकास को लेकर भी चर्चा की गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां अमेठी सीट पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस प्रदेश सह समन्वयक ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। विकास अग्रहरि ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थापा है। तो वहीं आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया है, ये बड़ी जानकारी। तो वहीं इस कार्यक्रम में अमेठी के विकास को लेकर भी चर्चा की गई। यूपीएससी परीक्षा के परिणाम घोषित हो चुके हैं और इस बार लखनऊ के टॉपर सहित 7 लोगों को यूपीएससी परीक्षा में सफलता मिली है। इन्हीं में से अमितेश पांगती यूपीएससी परीक्षा में 212वां स्थान लेकर आए हैं। अमितेश पांगती ने अपना सफलता का श्रेय मम्मी, पापा और परिजनों के साथ दोस्तों को भी दिया है। अमितेश पांगती से हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना है, सुनवाते हैं। इस बार यूपीएससी के जो परिणाम आए उसमें यूपी का खास जो है भागीदारी रही और सबसे बड़ी बात लखनऊ की है, जो गौरव की बात है लखनऊ के लिए कि यहाँ के 7 लड़के जो है टॉपर में आए और सबसे नंबर 1 पर जो है आदित्य श्रीवास्तव आए, जो इस बार आईएएस की लिए नंबर 1 रहेंगे, टॉपर बने हैं। और सबसे बड़ी बात है, अभी तक वो आईपीएस की ट्रेनिंग कर रहे थे लेकिन अब वो आईएएस बने हैं। और साथ ही हमारे साथ 212 रैंक पाने वाली अमितेश पांगती जी हैं, जो कि चौथी बार प्रयास में आए हैं, लेकिन अभी उनका जो है हौसला आगे बढ़ा हुआ है कि अभी हम इस रैंक से उनको संतुष्टि नहीं है, वो आगे अभी और तैयारी करेंगे। और अब उन्हीं से मैं जानना चाहूंगा कि क्या निर्देश, क्या कैसे लोग तैयारी करें, कैसे लोग जो है सिविल सर्विस से तैयारी करें जिनको फायदा मिले, और आपका क्या अनुभव रहा है? सर, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। और ये मेरा 4th अटेम्प्ट था और मेरी 212वीं रैंक आई है इस बार। और मैं अभी एक और अटेम्प्ट दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि जैसे आदित्य श्रीवास्तव जी हैं जिनका लास्ट टाइम आईपीएस में हुआ है और वो उनका इस बार आईएएस में 1st रैंक आई है उनकी ओवरऑल, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि उनके जैसा अगली बार मैं कर सकूं। और मैं सबसे पहले तो अपनी फैमिली का धन्यवाद दूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे एक ऐसा सिस्टम दिया, एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जिसमें मैं आराम से बैठ कर कि मेरा सिर्फ एक ही काम है कि अपना पढ़ाई करो, बाकी कोई भी तुम्हें किसी चीज़ की दिक्कत नहीं हो, कोई पढ़ाई के सामान की या फिर किसी और चीज़ की, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं हो। मैंने घर में ही बैठ करके अपने अटेम्प्ट्स दिए हैं और मुझे लगता है कि फैमिली वालों का सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहा है मेरी लाइफ में। वो मेरे मम्मी पापा, मेरी मौसी मौसा जी, सब लोगों ने, और मेरा एक भाई जो कि यूएस में है, उन्होंने भी मुझे काफ़ी हेल्प करा। और मैं अपने दोस्तों को भी एक वो दूंगा कि उन्होंने भी मुझे मोटिवेटेड रखा क्योंकि जर्नी थोड़ी लंबी होती है। और आगे आने वाले एस्पिरेंट्स को मैं यही कहूँगा कि अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड करके रखिए जो आपका कभी हौसला पस्त ना होने दें। ये जर्नी कभी कभार लंबी हो जाती है क्योंकि इसमें कुछ हद तक हमारी किस्मत का भी एक रोल रहता है। तो ऐसे समय में हमें ऐसे लोग चाहिए जो कि हमें वो चीज़ें देख सके, वो खूबी देख सके जो कभी कभी हम खुद नहीं देख पाते हैं ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में। तो मैं उनसे एक तो ये एडवाइस करूंगा और दूसरा मैं उनसे बोलूँगा कि अपने मेंस आंसर राइटिंग पे वो जितना ज़्यादा फोकस कर सकते हैं करें, क्योंकि मुझे लगता है वही एक अकेली ऐसा एक की है इस सक्सेस की यूपीएससी में। थैंक यू। कि अमितेश जो है, आपकी मम्मी के किसी कॉलेज के, लखनऊ के सबसे रिनाउंड कॉलेज, वहाँ की प्रिंसिपल रही हैं, आपके पापा जो है मिलिट्री से कर्नल रहे हैं, तो इन लोगों का कैसे जो है पढ़ाई में सहयोग, जो स्वयं व्यस्त रहते थे हम लोग, इनका सहयोग क्या आपको मिल पाया? सर, सहयोग तो हमेशा से ही उनका रहा है। मेरे पापा मम्मी दोनों ने ही हमेशा ये बोला कि जिस चीज़ को तुमने ठान लिया है उसको तो तुम्हें अचीव करना ही है, चाहे अभी ना मिले लेकिन फ्यूचर में वो मिल जाएगी।
उन्होंने हमेशा मुझे इमोशनली, इकोनॉमिकली, मेंटली एकदम सपोर्ट किया। और इस बार तो काफ़ी हद तक मैंने उनकी हेल्प अपने प्रिपरेशन में भी ली। जो भी मैं आंसर्स लिखता था मैं उनको दिखा दिया करता था, क्योंकि उनको इतना एक्सपीरियंस है। मेरी मम्मी टीचर रही हैं और मेरे पापा आर्मी में रहे हैं, उनको इतना एक्सपीरियंस है कि क्या चीज़ कैसे आंसर्स लिखने चाहिए। तो मैं उनको दिखाया करता था, वो मुझे अपना रिव्यू फीडबैक देते थे और उसके बल पर मैंने फिर अपनी पूरी तैयारी करी। और अपने इंटरव्यू स्टेज में भी मैंने अपने मम्मी पापा का काफ़ी सपोर्ट लिया। मैं उनको मॉक इंटरव्यूज़ दिया करता था, वो मुझे बताते थे किस तरीके से आपको बात करनी चाहिए, क्योंकि मॉक इंटरव्यू भी जो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिटर्मिन करने में कि आप लिस्ट में आएंगे या नहीं, आपको कौन सी सर्विस फाइनली मिलेगी। तो उनका सपोर्ट बहुत हमेशा से ही रहा है, बचपन से ही। आपने आईआईटी दिल्ली से किया, अब वहाँ इस इंजीनियरिंग से आपको क्या फायदा मिला इसमें? हाँ जी सर, मैंने 2019 में आईआईटी दिल्ली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल मुझे लगता है आईआईटी ने प्ले करा वो ये था कि मुझे अपने आप में एक वो कॉन्फिडेंस दिया कि मैं एक ऐसे कठिन एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर पाऊँ। ऑलरेडी मैंने जेईई क्लियर किया है 2015 में, तो आईआईटी में जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं एक जो और थोड़ा डिफिकल्ट एग्ज़ाम है यूपीएससी, उसके लिए भी बैठूँ। फिर आईआईटी में कुछ ऐसे मुझे रोल्स भी मिले, जैसे मेरी फुटबॉल टीम थी उसका मैं वाइस कैप्टन था, और ऐसे मैंने कई सोशल एंटरप्रेन्योरशिप वाले भी काम करे। मैं जा करके गुड़गांव में एक स्लम्स है, वहाँ पर भी जा करके फुटबॉल उनको सिखाता था बच्चों को। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस चीज़ से अच्छा लग रहा है, तो मेरी रुचि प्राइवेट सेक्टर से हट करके फिर सिविल सर्विसेज और देश और समाज की सेवा की तरफ रुझान बढ़ा मेरा। और इसलिए मुझे लगता है ये रोल आईआईटी ने प्ले करा है, जिससे कि मैं फिर फाइनली डिसाइड किया कि सिविल सर्विसेज में आना चाहिए। आपके मौसा जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि अमितेश की इस प्रकार से कैसे आप उत्साहित हैं? अमितेश को मैं शुरू से ही देख रहा हूं कि वो अपनी पढ़ाई की तरफ बहुत केंद्रित फोकस्ड रहे हैं। इसी का ये परिणाम है कि वो कहते हैं इसमें सफलता प्राप्त कर सके। जो 2-3 बार सफल होने के बावजूद भी उनके कंसंट्रेशन में, उनके फोकस में कभी कोई कमी नहीं आई। ये उसका परिणाम है कि आज वो इसमें सफल हो सके। धन्यवाद। देखिए, ये अमितेश से सीधे अमितेश कहना है कि लोगों को हौसला नहीं हारना चाहिए, उसमें संगत अच्छी होनी चाहिए कि लोग हतोत्साहित करने वाले ना हो, उत्साहित करने वाले साथी हों, तो उनको लिए कोई कदम भी जो है महत्वपूर्ण है। और धीरे एक कदम चल के इतनी बड़ी सफलता भी हासिल की जा सकती है। ये जरूरी नहीं है कि हाँ जो है पहली बार में सफलता हासिल करें, लेकिन अगर मेहनत करते हैं तो ऐसी सफलता हासिल की जा सकती है। कैमरा पर्सन रियाद के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। प्रयागराज में तेज गर्मी का प्रकोप अभी से बना हुआ है। गर्मी का तापमान 40 डिग्री के आसपास है। हालात ऐसे हैं कि लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में लोग गर्मी से बचाव के लिए कई तरक्कियां आजमा रहे हैं। प्रयागराज में बढ़ रहा है, उससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। आप देख सकते हैं दिन का समय है और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सिविल लाइन के पहुंच इलाके सुभाष चौराहे का नजारा है, मगर गर्मी इस कदर है कि लोग या तो गमछे का सहारा ले रहे हैं या सड़कों पर निकल रहे हैं तो मुंह ढक के, मगर ज्यादातर लोग अपने घरों में कैद हो गए गर्मी से। और आपको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ चाहे वो शिकंजी की दुकान हो, चाहे आइसक्रीम की या नारियल पानी की दुकान हो, हर जगह लोग पहुंच रहे हैं और गर्मी से बचाव के लिए नारियल पानी, आइसक्रीम और शिकंजी का सहारा ले रहे हैं। फिलहाल हम यहाँ पे लोगों से बात करेंगे। भाई साहब, ये बताइए, आप लोग यहाँ आए शिकंजी का सहारा ले रहे हैं, कितनी गर्मी पड़ रही, कितनी परेशानियां हैं? भाई, अप्रैल के महीने में बहुत जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, तपन है, लू भी चल रही है और लोग दोपहर में निकलने से बच रहे हैं क्योंकि इतनी ज्यादा जो गर्मी है और टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है। और आगे का क्या निजाम होगा और क्या आगे क्या होगा ये अभी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कहीं पे भी नगर निगम की परेशानियां हो रही। हाँ, परेशानियां, कहीं पे नगर निगम ने पानी और प्याऊ की व्यवस्था नहीं किया। देखिए, नगर निगम प्याऊ उसकी व्यवस्था नहीं करी। यहाँ पे शिकंजी वाले, ये बताइए इस बार जो गर्मी पड़ रही, कितना लोग आ रहे हैं? मैक्सिमम ज्यादा सेल नहीं है, लेकिन हाँ कस्टमर आ रहे हैं, धीमे धीमे सेल बढ़ रही है। गर्मी ज्यादा सहारा ले रहे हैं जी, गर्मी के कारण लोग परेशान है, सहारा ले रहे हैं। फिलहाल हम और लोग से भी जानेंगे यहाँ पर जो आइसक्रीम की दुकान है या जो भी है। ये बताइए, इस तरह से गर्मी पड़ रही है, लोग कितना आ रहे हैं आइसक्रीम? हाँ, इतना दुक्का भैया खा रहे हैं। गर्मी पड़ रही है, गर्मी तो पड़ ही गई सर। परेशानी होती है? परेशानी नहीं होगी, बेचेंगे तो परेशानी नहीं होगी, धूप में बैठे रहेंगे, तपेंगे। कहना है धूप में तप रहे हैं, परेशानी तो होगी और बेचना तो है ही आइसक्रीम, मगर लोग गर्मी के कारण कहीं ना कहीं परेशान है और लोगों का घर से निकलना भी अब मुश्किल हो गया। फिलहाल लोग अब शिकंजी और पानी के सहारे लोग सड़कों पर चल रहे हैं। फिलहाल
जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, तो अभी अप्रैल का महीना है, फिलहाल जो मई जून का महीना होगा प्रयागराज में, उसमें किस तरह से गर्मी पड़ेगी और किस तरह से गर्मी का सितम होगा, ये देखने वाली बात होगी। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों का। लखीमपुर में खून से लथपथ मिला युवक का शव, पुलिस ने हत्या की जताई आशंका, ईंट की भट्टी में मजदूरी करता था मृतक। पीलीभीत में चुनाव के लिए तैयारियां हुई पूरी, प्रशासनिक पोलिंग पार्टियों को कड़ी सुरक्षा के बीच किया रवाना, कई अधिकारी मौके पर रही मौजूद। मुजफ्फरनगर में चुनाव को संपन्न कराने के लिए पोलिंग पार्टियां हुई रवाना, भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ रवाना हुई पार्टियां। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। 2 निशान और 2 प्रधान की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हुआ था और कांग्रेस ने समस्या दी थी, जिसने आतंकवाद फैलाया न जम्मू कश्मीर में न केवल बल्कि पूरे देश को आतंकवाद की चपेट में ला दिया। रोज विस्फोट होते थे, निर्दोष लोग मरते थे, व्यापारी तबाह होता था, परिवार के परिवार तबाह हो जाते थे और एक कांग्रेस के लोग तमाशबीन बने रहते थे। एक भी बार ये लोग आतंकवाद के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं थे। और बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो गई। महिलाओं की गरिमा की रक्षा करने के लिए 3 तलाक की कुप्रथा समाप्त हो गई। बहनों और भाइयों, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, ये सिकंदराबाद सबसे नजदीक है जेवर के, और जेवर में बन रहा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आपके सामने एक उदाहरण है। बहनों और भाइयों, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आपके पास बन रहा है। इसका सर्वाधिक लाभ तो सिकंदराबाद और जेवर को ही होने जा रहा है। यही लोग सबसे ज्यादा लाभ मिलेंगे। हां, अर्थव्यवस्था प्रदेश और देश की इसके माध्यम से सुदृढ़ होने वाली है। 12 लेन और 6 लेन के 8 लेन के हाईवे बने, रैपिड रेल की सुविधा हम देने जा रहे हैं, मेट्रो आ रही है। बहनों और भाइयों, रेल की कनेक्टिविटी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन दादरी में हमारे विधायक बैठे हैं, इन्हीं की विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर महेश शर्मा जी के इसी क्षेत्र में इसका भी लॉजिस्टिक का सबसे बड़ा केंद्र, देश का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है, जहां लाखों नौकरियां निकलने वाली हैं। बहनों और भाइयों, ये पहले दुनिया के अंदर इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता था, लेकिन आज सौभाग्य से ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास मौजूद है, या बनने जा रहा है या बन रहा है। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं। 80 करोड़ गरीब देश के अंदर पिछले 4 साल से मुफ्त में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त हो रही है। वे कहीं भी जाकर के उपचार करा सकते हैं। और हमारे यहां तो उत्तर प्रदेश में तो हमने व्यवस्था दी कि आयुष्मान कार्ड किसी के पास नहीं है, बीमार हो गया है, हमारा कोई विधायक, हमारा कोई सांसद या पीड़ित व्यक्ति स्वयं भी मुझे एक पत्र लिख देता है, तो प्रधानमंत्री जी ने जनधन अकाउंट खोले, मैं सीधे जनधन अकाउंट से पैसा भेज देता हूं। क्योंकि मुझे मालूम है कोई बीमार होगा तो उस परिवार की क्या स्थिति होती होगी, और इसलिए बीमारी के कारण उस परिवार पे कोई आर्थिक बोझ न पड़ने पाए, इसकी जिम्मेदारी सरकार अपने ऊपर लेती है।